सेल्स टैक्स हमारा कल कंप्लीट हो गया था, डन। वो 5 सफ़े पढ़े आप लोगों ने, जल्दी से निकालें उन 5 पेजेस को, क्विकली रीड करें। अब हम प्रैक्टिस शुरू करें और हमने अगले 2 दिन या 3 दिन इसकी सारी प्रैक्टिस करके इसको 100% डन करना है। 100% का मतलब 100% है कि मैं बेशक आपका टेस्ट डिले कर रहा हूँ इसी पर्पज़ के लिए कि बिकॉज मुझे इसमें 100% रिजल्ट चाहिए आपका। आप आई कैप में जाएं, सेल्स टैक्स का सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ें और उसमें से सारे के सारे मार्क्स आप सबके स्कोर होने चाहिए। निकालें 5 पेजेस, इनको जल्दी से रीड करें, फिर हम 5 पेपर शुरू करें। सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल, जिसके अराउंड 16 से 17 मार्क्स का सवाल हमें पेपर में आता ही आता है, और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हर एक को बहुत मुश्किल लग रहे होते हैं कि यार कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे। ये न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है। अगर आप इस न्यूमेरिकल के फॉर्मेट को समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एक होता है रट्टा मारना, एक है समझना। आप समझ लेते हैं तो आप न्यूमेरिकल्स में कभी भी मार्क्स लूज़ नहीं कर सकते। मैं आपको कभी फॉर्मेट नहीं समझाता, आप कोई सवाल खोलें पास्ट पेपर का, एनी क्वेश्चन पढ़ेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ कंट्रोल से ही कंट्रोल भी है, कॉपी पेस्ट है। जितनी एडजस्टमेंट्स हैं मैक्सिमम आज तक 27 अटैम्प्टों की, वो सारी इस वक्त आपको बोर्ड के ऊपर नज़र आ रही हैं, क्या है और कैसी हैं और कितनी हैं। रजिस्टर दिखाइए कोई। आपने न्यूमेरिकल सॉल्व करने कैसे हैं, चाहे इनकम टैक्स का हो चाहे सेल्स टैक्स का हो। चलें, आप आई कैप में बैठे, आपने न्यूमेरिकल हमेशा स्टार्ट करना है लेफ़्ट पेज से। हमेशा किससे स्टार्ट करना है? बेशक आपका पिछला पेज खाली जा रहा है, जाने दें। आपने कभी भी कोई न्यूमेरिकल टैक्स का इस पेज से स्टार्ट नहीं करना। कहाँ से स्टार्ट करना है? आपने हमेशा लेफ़्ट पेज से स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। अब लेफ़्ट पेज पे आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? उस बंदे का नाम। कल की रिटर्न का ज़रा रिकॉल करें, रिटर्न का पूरा फॉर्मेट है ये जो हमने कल रिटर्न देखी थी। जो उसने आपको बंदे का नेम गिवन किया होगा वो, जैसे जी अख्तर लावा कर लेते हैं, चलिए लोर द पावा कर लेते हैं, और कुछ पंजाबी में इसके बड़े मतलब निकाल रहे थे। ठीक है, टैक्स पीरियड क्या होगा जो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में गिवन होगा। अमूमन आपका पेपर है मार्च में, तो आपका टैक्स पीरियड होगा फरवरी, क्योंकि सितंबर में अगस्त पूछता है और मार्च में फेब का पूछ रहा होता है। और साल कौन सा होगा? 2023। ये जो आप लेफ़्ट पे से स्टार्ट करेंगे ना, जब आप सवाल रीड कर रहे होंगे ना, आपको रीड करते हुए ही अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें ज़्यादा वर्किंग इनपुट टैक्स की है कि आउटपुट टैक्स की है। ये रीड करते हुए क्या होता है, बंदे को अंदाज़ा हो जाता है। जो भी हो, आपने हेडिंग करनी है सेल्स टैक्स पेबल रिफंडेबल की, और आपने इस पेज पे क्या लिखना है? सिर्फ सेल्स टैक्स क्रेडिट्स इनपुट टैक्स लिखने हैं। ये जो लेफ़्ट पेज होगा इस पर क्या लिखेंगे आप? सिर्फ इनपुट टैक्स लिखेंगे। मेरा पेज ख़त्म हो गया, वरना यहाँ तक जो है ना टोटल इनपुट टैक्स तक मैं लेफ़्ट पेज के ऊपर ही लिख रहा होता। अब देखें, जो 26 रूल्स आपको दिए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हैं। आपने ये 3 कॉलम्स ही बनाने, 3 कॉलम्स ही बनाने हैं। किसके ऊपर? सेल्स टैक्स रेट के ऊपर। एक होगा वैल्यू का, दूसरा होगा रेट का, तीसरा होगा अमाउंट का। ये कॉलम मैंने नहीं बताए, कल की रिटर्न जब हम देख रहे थे उसमें 3 कॉलम्स ही बने हुए थे। अब आपने सवाल पढ़ेंगे, सवाल में गिवन होगा कि जितनी आपने परचेजेस की थी रजिस्टर्ड पर्सन से टैक्सेबल गुड्स की, गिवन होगा सवाल में। आप वैल्यू लिखेंगे, रेट 17% होगा, टैक्स की अमाउंट जो आएगी वो लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, नोट बाद में कर लेना, पहले समझो इसको। समझना आपने, रट्टा नहीं मारना फॉर्मेट का। लिख लेंगे। उसके बाद अगर उसने बताया हुआ कि आपने रजिस्टर्ड पर्सन से एग्जेम्प्ट गुड्स ली हैं, तो क्या एग्जेम्प्ट गुड्स पे हमें टैक्स पे किया होगा? हम क्या करेंगे, हम वैल्यू भी लिखेंगे लेकिन आगे हम उसको छोड़ देंगे। अब मैं क्यों कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 26 खोलें पास्ट पेपर का, उसकी रिक्वायरमेंट देखें ज़रा। 26, 25, 24 इनकी रिक्वायरमेंट्स देखें ज़रा क्या है। न्यूमेरिकल्स में जाएं ज़रा। अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर सही है। क्वेश्चन नंबर 26 की रिक्वायरमेंट अगर आपको नजर आ रही है काज़मी ट्रेडर्स की, ब्रैकेट में लिखा हुआ है शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन, एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस लिखा हुआ।
उससे पहले 25 क्वेश्चन मुलाकात एसोसिएट 17 नंबर का सवाल है। रिक्वायरमेंट में ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, शो ऑल रेलिवेंट एग्जेम्पशन एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। उसके अलावा भी अगर आप पीछे जाएंगे, आप रिक्वायरमेंट्स पढ़ेंगे तो हर रिक्वायरमेंट में, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 18 पे जाएंगे, फैज एसोसिएट्स, वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है हमारे पेपर्स का, उसमें भी है शो ऑल रेलिवेंट एग्जामिशन एक्सक्लूजन्स एंड डिसअलाउंसेस। इसका मतलब एग्जामिनर हमें क्या बता रहा है, एग्जामिनर हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है कि यार जो चीज़ एग्जेम्प्ट है तुमने वो भी शो करनी है, जो चीज़ डिसअलाउ कर रहे हो वो भी शो करनी है, जो चीज़ एक्सक्लूड है जिसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तुमने वो भी शो करनी है। ये किसने कहा है? अगर मैं ये काम नहीं करूंगा मैं अपने मार्क्स लूज कर सकता हूँ। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरे मार्क्स क्या हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। मुझे पता है कि यार एग्जाम्ड गुड्स का ट्रीटमेंट नहीं है, मुझे भी पता है, उसको भी पता है, लेकिन जब उसने कह दिया ना कि मुझे ये शो करनी है तो मुझे पेपर में शो करनी पड़ेगी। अब देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्ड गुड लिखा, टैक्स में कोई अमाउंट ऐड हुई है, कोई वैल्यू में फ़र्क पड़ा? अगर मैं ना लिखूँ तब भी कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ेगा क्योंकि रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कि जो चीज़ एग्जेम्प्ट भी है तुमने वो भी शो करनी है, जो चीज़ डिसअलाउ है तुमने वो भी शो करनी है। तो अब देखिए एग्जाम्प्ट गुड परचेज की हैं, टैक्स नहीं है, मैंने लिख दिया कि भाई कोई टैक्स नहीं है, बट शो तो करने मैंने, और ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? और एग्जामिनर कमेंट्स याद है फर्स्ट लेक्चर पे ओरिएंटेशन में, रीजंस ऑफ फेलियर में। रिक्वायरमेंट्स ध्यान से नहीं पढ़ते बच्चे, हम पूछते कुछ हैं बताते ये लोग कुछ हैं, याद है? तो इसलिए याद रखना, चाहे इनकम टैक्स हो, सेल्स टैक्स हो, रिक्वायरमेंट हमने लाजमी फुलफिल करनी है, और जो वो हमें कहेगा हमने क्या करना है वो बताना है। और अब 3 न्यूमेरिकल्स पेपर में आ रहे हैं पिछले 3 अटैम्प्टों से, फ्रॉम द लास्ट 3 अटैम्प्ट्स 3 न्यूमेरिकल्स जो है वो क्या पूछ रहा है आपसे, पेपर में पूछ रहा है। और हर न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट यही होती है जिसमें बताता है, कहता है कि जो चीज़ एक्सक्लूड है, जो चीज़ एग्जेम्प्ट है, जिसका ट्रीटमेंट नहीं लोगे वो क्या करनी है, आपने शो करनी है, तो हमें शो करनी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? पैकेजिंग मटेरियल खरीदेंगे, अब पैकेजिंग मटेरियल ख़रीदा होगा तो टैक्स पे किया होगा, उसका इनपुट टैक्स भी क्लेम कर सकते हैं। अगर पैकेजिंग मटेरियल लिया आपने ज़ीरो रेटिंग के लिए तो वो भी क्या हो जाता है, ज़ीरो रेटेड हो जाता है। ये हमने पढ़ा था, नोट्स में लिखा हुआ है। आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया होगा, अब देखिए इंपोर्ट्स पे हम कस्टम ड्यूटी पे करते हैं, कस्टम ड्यूटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो जहाँ पे भी आपको पेपर में अगर इंपोर्ट का वर्ड गिवन हुआ, कोई भी चीज़ इंपोर्ट की है, तो हम इसमें क्या एज्यूम करेंगे कि इसकी वैल्यू में जो उसने हमें एग्ज़ाम में गिवन की है उसमें कस्टम ड्यूटी जो है वो इंक्लूसिव है, उसमें कस्टम ड्यूटी ऐड है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी आपने 1000 रुपये की इंपोर्ट की है, हम समझेंगे कि इस 1000 रुपये में कस्टम ड्यूटी जो है वो एडिड है, वो शामिल है। अगर वो खुद कह दे कि ये 1000 की इंपोर्ट की है और इसमें कस्टम ड्यूटी ऐड नहीं है और कस्टम ड्यूटी 20% है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.20 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1200, तो ये होगी मेरी वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी। अगर वो खुद लिख दे, खुद वो कह दे कि इस इंपोर्ट के ऊपर कस्टम ड्यूटी शामिल नहीं है, फिर हम कस्टम ड्यूटी ऐड करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। उसने सिंपल कहा इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्ट ऑफ मशीनरी, हमारी अजम्पशन क्या है कि इस ये वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ कस्टम ड्यूटी है। हमने क्या करना है, हमने जो उसने वैल्यू दी होगी यहाँ पे लिखेंगे, रेट लगाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स आ जाएगा। ठीक है। बिजली के बिल हमें गिवन किए होंगे, बिल की ये अमाउंट है और बिल का रेट नहीं गिवन होगा, हमें पता है कि बिल का इतना टैक्स है, तो उसने बिल की हमें टैक्स की अमाउंट गिवन की होगी कि ये 4700 का बिल है, इसके ऊपर इतना टैक्स है, तो रेट नहीं गिवन होगा, हमें नॉर्मली बिल के ऊपर टैक्स जो है वो गिवन होता है। उसके बाद अगर आप सस्पेंडेड सेलर से परचेजेस करेंगे तो वो इनएडमिसिबल है, कल पढ़ा था हमने। तो आप उसका इस महीने परचेज़ किए हैं, फेब के महीने में परचेज़ किए हैं, फेब के महीने में वो बंदा सस्पेंडेड हो गया हुआ था, तो आप उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकेंगे। अगर आप ब्लैक लिस्टेड सेलर से परचेज़ कर रहे हैं तो वो भी इनपुट टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते, वो भी क्या है, इनएडमिसिबल है, बट शो करना है हमने। अगर आपने कोई ज़ीरो रेटेड गुड्स परचेज़ किए हैं, वैल्यू लिखेंगे, रेट लिखेंगे 0% और यहाँ पर टैक्स कितना आएगा, 0 हम लिख देंगे, ये हमने टैक्स पे किया होगा। उसके अलावा अगर आपने कोई परचेज़ की है नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से टैक्सेबल गुड्स, वैल्यू कोई टैक्स हमने नहीं पे किया होगा।
उसके अलावा अगर हमने कोई स्टेशनरी परचेज की है, याद है एग्जाम्ड गुड्स में वो इनपुट नॉट क्लेम्ड के ऊपर आखिरी पे अगर हमने स्टेशनरी परचेज की है बीइंग एन एंड कंज्यूमर, उसके ऊपर भी इनपुट टैक्स जो है इनएडमिसिबल है, हम क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद अगर कोई पेमेंट 180 डेज लैप्स हो गई है, याद है पेमेंट 180 डेज में करनी होती है। फेब का महीना आ गया और हमें यहाँ पे लग रहा है पता कि यार ये पेमेंट थी, ये ड्यू थी और 180 डेज पूरे हो चुके हुए हैं, फिर वो जो पेमेंट होगी उसका टैक्स क्या हो जाएगा, हम यहाँ से लेस करवा देंगे, इनएडमिसिबल होगा, ट्रीट नहीं होगा, क्योंकि 180 डेज पूरे हो गए हैं, स्टिल हमने पे नहीं किया। हमें इन्होंने क्या कहा था कि अरे पे कर दो बंदे के पुत्र बन के, हम इंजॉय करते रहे। जैसे ही 180 डेज पूरे हुए, जिस महीने पूरे हो गए उस महीने के इनपुट टैक्स में से ये वो लेस करवा दिया जाएगा। वो कहेगा अब आप क्लेम नहीं कर सकते, उस ज़माने में आपने बेनिफिट लेके इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया था, अब ये इनपुट टैक्स क्या है आपको डिसअलाउ है, आप इसको क्या करेंगे लेस करवा रहे होंगे। अगर क्लेम रिवर्स हो गया, अगर सप्लायर ने कोई इनपुट टैक्स डिपॉजिट नहीं किया, हमने पिछले महीने इनवॉइस क्लेम कर ली, उससे टैक्स ही नहीं जमा कराया था, तो ये भी क्या हो जाएगा इनएडमिसिबल हो जाएगा। डिस्क्रिपेंसी इंडिकेट हो जाए, इनपुट टैक्स लेस। गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए, जब वो गुड्स बनाई थी आपने बेची थी, इनपुट टैक्स क्लेम हो गया था, गुड्स वापस आ गई हैं, तबाह कर दी हैं, तो उसका इनपुट टैक्स क्या है इनएडमिसिबल है। उसके अलावा क्रॉकरी, यूटेंसिल्स, फर्नीचर, इस तरह की चीज़ों पे इनपुट टैक्स पे किया, बिल्डिंग वगैरह पे किया हुआ है, वो भी क्या है इनएडमिसिबल है, नहीं करेंगे। उसके अलावा परचेज रिटर्न, डेबिट नोट, जितनी भी परचेज रिटर्न हुई होंगी वो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेस करवा देंगे। कल बताया था कि डेबिट नोट जो परचेज रिटर्न होती है उसको हम वर्किंग में लेस करवा रहे होते हैं, तो ये वर्किंग है हमारी, ये लेस किया, इन सब को जमा कर लिया, तो मेरे पास क्या आ गया कॉमन इनपुट टैक्स आ गया कि ये मेरा कॉमन इनपुट टैक्स है। तमाम एडजस्टमेंट करने के बाद किस पे था किस पे नहीं था, कौन सी एग्जाम्प्ट है, कौन सी इनएडमिसिबल है, कौन सी एडमिसिबल है, सब कुछ करने के बाद मेरा कॉमन इनपुट टैक्स आ जाएगा, नीचे लिखूंगा। ये सारा किसके ऊपर आ रहा है, लेफ्ट पेज पे, मेरा पेज पूरा नहीं हुआ था अभी। इसके बाद हम लाइन छोड़ेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे और क्या लिखेंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स। क्यों उसको अलग लिख रहे हैं, इसके अंदर क्यों नहीं लिखा मैंने, क्यों इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट अलग क्यों कर रहे हैं, 90% की रिस्ट्रिक्शन इस पर अप्लाई नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे आई कैप क्या करता है, यहाँ आई कैप छोड़ें, जो मुख्तलिफ बड़े बड़े इफेक्टिव रिसोर्स वाली किताबें हैं ना, वो क्या करती हैं, वो पहले ये इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, बाद में लेस करते हैं, और बाद में अलग शो करते हैं। क्यों करें हम, क्यों इसमें ऐड करके फिर लेस करके फिर अलग शो करें, जब मैं इसमें ऐड नहीं करूँगा तो मैं अलग शो कर दूँगा। तो मैं नहीं कर रहा, ये रिटर्न का फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, तो ये हम करेंगे। तो ये कॉमन इनपुट टैक्स भी हमारा आ गया, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट भी आ गया, हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल इनपुट टैक्स आ जाएगा कि मेरा इस महीने का टोटल इनपुट टैक्स इतना बनता है। इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल अप्लाई होगा, इसके ऊपर 90% की रिस्ट्रिक्शन का रूल अप्लाई नहीं होगा। सो दैट्स वाई हम इसे कर रहे होते हैं। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, न्यूमेरिकल्स करते हुए लाइनें छोड़ के लिखना है आपने। आई कैप की पर पेपर फीस कितनी है, अगर आप लाइन छोड़ के लिखेंगे एक्स्ट्रा शीट लग जाएगी, पैसे दिए मना नहीं करेंगे वो। आपने न्यूमेरिकल्स हमेशा लाइन छोड़ के करने हैं, चाहे वो अकाउंटिंग हो चाहे वो कोई भी पेपर हो, लाइन छोड़ के लिखना है हमेशा। एक पे दिखाना रजिस्टर, जैसे ये फॉर्मेट लिखे आपने, ठीक है। तो आप जैसे ये लिख रहे हैं, लाइन लिखी, लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन एम्प्टी छोड़े, फिर लिखें, लाइनें छोड़ के करना है आपने। इसके रीज़न क्या है, एनीवन नहीं, खुदा ना खास्ता अल्लाह करे अल्लाह ना करे, अगर गलती हो जाए और बाद में आइडेंटिफाई हुई है ना, सवाल नहीं काटना पड़ेगा आपको। आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे, गलती हुई है, क्रॉस किया, नीचे भी जगह है ऊपर भी जगह है, आप क्या कर सकते हैं रेक्टिफाई कर सकते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन कभी भी ख़राब नहीं होती, आपकी प्रेजेंटेशन कभी भी ख़राब नहीं होगी। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स जब भी कर रहे हैं तो लाइनें छोड़ के लिखा करें, मार्जिन होता है, गलती हो जाती है, कुछ नहीं हुआ तो प्लस माइनस करते गलती कर देंगे आप, हो जाती है। फिर जब गलती होती है बाद में क्या करते हैं, पूरा सवाल काट रहे होते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ सिखानी पड़ेगी ना आपको कि इफ़ेक्टिव एग्ज़ाम मैनेजमेंट क्या होती है, तो उसमें आपने लाइन छोड़ के लिखना है।
कहीं पे भी कोई गलती होगी भाई उसको यहाँ पे काटो, ऊपर भी लाइन अवेलेबल है, नीचे भी लाइन अवेलेबल है, आप उसको रेक्टिफाई कर दो, वो नेगेटिव इंप्रेशन भी नहीं जाता, आपकी प्रेजेंटेशन भी ठीक रहती है, आपका टाइम भी सेव होता है, आपको मार्क्स भी क्या मिलते हैं, पूरे मिलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स करते हुए लाइन छोड़ के लिखना है, चाहे अकाउंटिंग का पेपर भी कर रहे हो ना, R1 टैक्स EMA R2, न्यूमेरिकल्स में हमेशा लाइन छोड़ के लिखा करो, मार्जिन जो होता है एरर का वो रेक्टिफाई हो जाता है बीच में, ठीक है। तो लेफ्ट पेज पे आप ये सारा काम करेंगे। अच्छा, जितनी सारे काम लिखे हैं ना, ये मैक्सिमम इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट्स हैं, ये सारी पेपर में नहीं आती, इसमें कोई सी 3-4 आएंगी। कौन कौन सी आएंगी? क्लेम कर लेते हैं आप, इनवॉइस मिली आपने फ़ौरन क्लेम कर ली होगी, बताया होगा, वो बता देगा कि पेमेंट जो है टाइम बार्ड हो गई है। अब जो पेपर में मोस्ट कॉमन टेस्टेड पॉइंट्स हैं वो कौन से होंगे? दिस वन, दिस वन, दिस वन, इनमें से कोई एक, ये वाला और ये वाला और ये वाला। कभी कभी इंपोर्ट भी पूछ सकता है, बट ये सारे आ गए हैं। तेरी पुत्र वाक्य अक्खा खराब ही हैं। मोस्ट कॉमन टेस्टेड पॉइंट्स ही हैं इनपुट टैक्स में से, जो अमूमन पूछ रहा होता है, लेकिन जो मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स हैं वो सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। ये मैक्सिमम वो हैं कि अगर सारा कुछ मिला देना 27 अटैम्प्ट्स का तो ये कुछ बनता है। सारी 27 अटैम्प्टों का अगर इनपुट टैक्स के एडजस्टमेंट्स निकालें तो वो ये सारी बनती हैं, लेकिन हर अटैम्प्ट में ये कोई 4-5 ही पूछ रहा होता है, ज़्यादा नहीं पूछ रहा होता वो, ठीक है। लेफ्ट पेज पे ये आ गया सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। अब आप चलेंगे हैं सामने वाले सफ़े पे, राइट पेज के ऊपर, उस पर आप हेडिंग इसकी देंगे सेल्स टैक्स डेबिट्स आउटपुट टैक्स की। अब सेल्स जो की हैं वो आपने लिखनी है वैल्यू, रेट और अमाउंट। अच्छा, इसमें भी एग्जामिनर जो है ना करता है, अगर वो इनपुट टैक्स में उसकी एडजस्टमेंट ज़्यादा है, आउटपुट टैक्स में एडजस्टमेंट कम पूछता है, अगर इसमें एडजस्टमेंट कम है तो इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा पूछ रहा होता है। कभी भी उसने दोनों बैलेंस नहीं करके पूछी हुई, तो ये कम, ये ज़्यादा, वो कम, ये ज़्यादा, क्या हो रहा होता है, पूछ रहा होता है वो। अब सेल्स टैक्स डेबिट्स, जो आपने सेल्स की हैं, जो सप्लाईज की हैं, वो आपने लिखनी होगी। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन गिवन होगा, वैल्यू, रेट, अमाउंट आप लिख लेंगे। सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन लिखेंगे और फ़ौरन क्या कर लेंगे, इसको स्टार कर लेंगे, ताकि आपको याद रहे कि इसके ऊपर फर्दर टैक्स जो है वो हमने चार्ज करना है। अगर आपने रॉन्ग डिस्काउंट गिवन की है, डिस्काउंट था 10%, आपने कितना दे दिया है 20%, तो 10% डिस्काउंट डिसअलाउ हो जाएगा। जो डिसअलाउ होगा उसके ऊपर हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू सप्लाई में ऐड करेंगे। उसके अलावा थर्ड स्केड्यूल आइटम्स जो होंगी उसके ऊपर टैक्स हम बता रहे हैं कितना बनता है। अगर आपने किसी रिटेलर को जो EPZ में उसको सेल्स की हैं तो वो भी क्या होंगी, 17% होगी, वो यहाँ पे लिख देंगे। अगर फ्री रिप्लेसमेंट गुड्स की हैं उसके ऊपर टैक्स आप चार्ज नहीं करते, ऐसे ही आ जाएगा, बट शो तो करेंगे हम। इवन अगर कोई एडवांस रिसीव हुआ है, एडवांस टैक्सेबल नहीं होता जब तक गुड्स डिलीवर ना हो जाए, गुड्स मेड अवेलेबल ना हो जाए, तो उसको भी हम एम्प्टी छोड़ देंगे। तो टैक्सेबल सप्लाईज की मैक्सिमम एडजस्टमेंट यही है। अब पेपर में ये भी आपको आती है, ये भी आपको आनी है, ये भी आपको आती है, ये भी आपको आनी है। ये 4 जो है उसने पूछनी है, जिसमें वो घुमाता कहाँ पे है, इसके ऊपर डिस्काउंट के एडजस्टमेंट वो घुमा रहा होता है कि डिस्काउंट गलत था, सही था, कैलकुलेट करना, ग्रॉस अप करना, सही डिस्काउंट निकालना, वो सारी कर ली। इन सब को जमा किया तो आपके पास क्या आ गई, टोटल टैक्सेबल सप्लाईज 17% वाली, और इसके ऊपर कितना टैक्स बनता है वो आपने लिख लिया, ऐसा ही है। उसके बाद अगर आपको एग्जाम में एग्जाम्ड सप्लाईज गिवन हुई तो आप नेट लिखेंगे। एग्जाम्ड सप्लाईज की सेल्स रिटर्न जो होगी वो लेस करवाने के बाद नेट अमाउंट लिखेंगे। कोई टैक्स होता है, आ गया ये। अगर कोई आपकी ज़ीरो रेटेड सप्लाईज हैं वो भी क्या लिखेंगे, नेट लिखेंगे। अमाउंट, रेट क्या है 0%, टैक्स कितना आया 0। टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जाम सप्लाईज एंड ज़ीरो रेट सप्लाईज, इनको जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल सप्लाईज आ जाएंगी, और ये है आपका टोटल आउटपुट टैक्स। ये पेज नंबर 1 पे हुआ, लेफ्ट वाले पे। ये पेज नंबर 2 पे किया। अब अगला पेज कौन सा होगा, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 पे आप आ जाएंगे ये काम करने। ये क्या है, सेल्स टैक्स पेएबल
यहाँ रिफंडेबल निकालना, जो उसकी एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट होती है कि रिफंडेबल कितना है, पेएबल कितना है, मुझे ये बताओ। शुरू हम यहाँ से हुए हैं, अब हम पेज नंबर 3 पे हैं। अब पेज नंबर 3 जो है ना, इसमें सारा कुछ आपने कैलकुलेट किया है, इसमें वैल्यू ज़्यादातर पेस्ट होनी है आपकी। देखो टोटल आउटपुट टैक्स आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पे, ये निकाला, यही था ना, या चलो ये कर लें, ये था टोटल आउटपुट टैक्स। इसको पकड़ा आपने अगले पेज पे एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, कैलकुलेट किया हुआ था, लिख लिया। अब मैंने कहा था कि सेल्स रिटर्न जो होती हैं जिस पे हम इशू करते हैं क्रेडिट नोट, वो हम फेस पे लेस करते हैं, दिस इज़ फेस। कितने की सेल्स रिटर्न हुई होंगी? अच्छा ये टैक्स की अमाउंट है, ये किसकी अमाउंट है? सेल्स रिटर्न जितनी की होंगी वो अमाउंट पकड़ना है, 17% लगाना है, यहाँ पे लेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नेट आउटपुट टैक्स आ जाएगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न कहाँ लेस होती हैं? फेस के ऊपर, मेन के ऊपर कर रहे होते हैं। आउटपुट टैक्स आ गया, अब इस पर से हमने क्या करना है? इनपुट टैक्स क्रेडिट लेस करना है। सवाल पढ़ रहे होंगे, सवाल में आपको एंड पे लिखा होगा कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, पकड़ा, पिछले महीने का कैरी फॉरवर्ड आया है, फ़ौरन यहाँ पे अमाउंट लिख दी। अब भी इसको हमने निकालना होगा, जगह छोड़ी, ये जगह छोड़ी, ये लाइन छोड़ी, 90% ऑफ आउटपुट टैक्स तो मैं फ़ौरन निकाल सकता हूँ ना। फ़ौरन कैलकुलेटर पकड़ा, 90% लगाया, ये मैंने लिख दिया। अब मुझे पता है यार ये मैं करूँगा, ये कैलकुलेट करूँगा, फिर मैंने ये जगह लिख दिया, मैंने ये भी जगह छोड़ दी, मैंने ये भी जगह छोड़ दी। अगर मेरे पास फिक्स एसेट्स हैं तो मैं ये भी लाइन, मतलब मैं 3-4 लाइनें छोड़ दूँगा। फिर मैं फौरी तौर पर, मुझे पता है कि यार मैंने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल्स की हुई थी, मैंने यहाँ पे 4-5 लाइनें छोड़ी, मैंने फौरी तौर पे क्या लिखा? जो मैंने सेल्स की थी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, यहाँ पे मैंने 3% उसका लिख के फ़ौरन यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं भूलूँ ना। अभी मैंने कुछ कैलकुलेट नहीं किया, बट मेरा ये फेस तकरीबन भर गया हुआ है। एग्ज़ाम में कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं की, मेरा फेस जो है तकरीबन भर गया हुआ है। व्हाट इफ़ एग्जामिनर अभी मेरे से पेपर ले ले, टाइम पूरा हो गया, इतना भी मैंने कर दिया ना, तो अगर 17 नंबर का न्यूमेरिकल आपके 13 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। इसे कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। वो ना हो कि मैं ये लिख दूँ और मैं खाली बिल्कुल छोड़ाऊँ और मैं इसके ऊपर लगाऊँ, इससे मैं कोई वैल्यू यहाँ पे ना लिखूँ, मुझे 8 नंबर नहीं मिलने, मुझे 8 नंबर नहीं मिलने। लेकिन ये सारा कुछ मुझे वैल्यूज़ निकाल चुका हूँ, अभी मैं अपॉर्चुनिमेंट पे गया ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है यार जो जो मैंने वैल्यूज़ निकाली है मैं वो यहाँ पे लिख लूँगा। मैंने आउटपुट टैक्स फ़ौरन लिख लिया, यहाँ पे रिटर्न लेस कर दी, ये कर दिया, ये मेरे पास गिवन था मैंने ये लिख दिया, इसका 90% लिख दिया। अभी ना मेरे पास ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है ना, बट ये भी तो था, मैंने ये भी लिख दिया। तो तकरीबन मैंने 40-50% तो फेस भर दिया हुआ है। मुझे कुछ ना कुछ मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे, मेरी वर्किंग भी वैलिड हो जाएगी। अगर 17 नंबर का सवाल है, उसने पेपर छीन लिया है, मेरा ये अपॉर्चुनिमेंट रह गई है, तो फिर भी मैं 12-13 नंबर सिक्योर करके बैठा हूँ हमारे इस न्यूमेरिकल में, पासिंग मार्क्स है मेरे न्यूमेरिकल में। लेकिन ये आप इस पर पूरे मार्क्स ले जाएंगे, ठीक है, कर लिया। अब मैंने ये भी लिख लिया हुआ कितना है, मैंने ये भी लिख लिया हुआ कितना है, मैंने ये भी लिख लिया कितना है। अब क्या चीज़ रह गई है? एक चीज़, वो है अपॉर्चुनिमेंट, इनपुट टैक्स फॉर द पीरियड निकालना, सिर्फ एक चीज़ रह गई है। अब मुझे बताओ इस एक अपॉर्चुनिमेंट कितने नंबर होंगे? 3 नंबर होंगे। इसको करेंगे, वैल्यूज़ आएंगी, 4 नंबर हो जाएंगे। 4 नंबर से बड़ी अपॉर्चुनिमेंट है ही नहीं पास्ट पेपर्स में। 4 नंबर मैंने गंवाए हैं सिर्फ अपने 17 में से। 10 नंबर तो फिर भी आ गए, 12 नंबर फिर भी आ गए हैं, 10-12 नंबर आ गए, पेपर पास होगा नहीं होगा? तो ये चीज़, ये CMA R1 में मैं थक गया क्या कि यार कर लो, तुम्हारी फर्स्ट में पेपर पास हो जाएंगे, बच्चे नहीं अडॉप्ट करते। पता नहीं क्या खोते दिमाग के हैं, वो एक लेबोरियस वर्क को चाहते हैं कि हमने शुरू करना है, हमने ख़त्म करना है, बस दैट्स इट। वो भाई इफेक्टिव इसे कहते हैं काम करने को, ये इफेक्टिव काम होता है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करने हैं। अगर आप ये अप्रोच पे हैं, अगर आपका एलोकेटेड टाइम 30 मिनट है ना, तो 20 मिनट में आप सब कुछ करके बैठे होंगे। अगर आपको फॉर्मेट आता है, आपको वैल्यूज़ प्लेस करनी आती हैं। अकाउंटिंग ऐसे पास होती है। अकाउंटिंग में सबसे मुश्किल टॉपिक कौन सा है? R1 में IAS 16 है। उसका स्केड्यूल पता है आप लोगों को? सवाल पढ़ो, स्केड्यूल वैल्यू पुट कर दो, गलती कहाँ पे करोगे? रेट पे करोगे, बाकी सब कुछ हो गया होगा, फेस पे गिवन चीज़ें होंगी, मार्क्स मिल जाएंगे आपको। 20 में से आप 15 नंबर लेके बैठे होंगे, 10 नंबर लेके बैठे होंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग CMA जान निकालती है, फॉर्मेट जहन में है, फॉर्मेट लिखो, जो आता है वैल्यूज पुट कर दो। 2-3 गलतियाँ होंगी, एडजस्टमेंट के नंबर कटेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, खाली छोड़ा के कुछ भी नहीं मिलेगा, सिवाय दुख के। नहीं यार ऐसा ना कहा करो, अगर माइंड कर देता है,
ये सारे कहते हैं 48 सारे 47 फेल होंगे, फिर उसकी बदवा भी लग जानी आप लोगों को। पता है वो किस कौम से है? अच्छा ये इसको नहीं छुट्टी पे बच गए, उस तक उसी वीडियो देखनी है। तो ये हमने कर लिया। अब हमारे पास एक चीज़ रह गई है और वो आपको आती है, वो क्या है? अपॉर्शनमेंट। ये चौथे पेज पे हम वर्किंग कर रहे हैं, चौथे पेज के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं हम। हेडिंग दी अपॉर्शनमेंट की। अब सिर्फ यहाँ पे आपने दिमाग अपना हाजिर रखना है, हालांकि अगर हुआ तो देखिए एग्जाम सप्लाइज, यहाँ पे भी नेट लिखी थी आपने, ये वैल्यू उठाई एज इट इज़ लिख दी, ठीक है। यहाँ पे ये भी नेट थी, वैल्यू उठाई एज इट इज़ लिख दी। टैक्सेबल सप्लाईज जो है ना ये वाली, ये नेट नहीं थी, क्योंकि सेल्स रिटर्न में कहाँ पे लेस कर रहा हूँ? यहाँ पे। तो यहाँ पे बस आपने दिमाग रखना है कि टैक्सेबल सप्लाईज जो होंगी इसमें से जो रिटर्न होगी वो लेस करने के बाद आपने यहाँ पे लिखनी है। बस ये छोटा सा दिमाग इस्तेमाल करना है यहाँ पे, क्योंकि ये दो जो हैं ये रिटर्न लेस करने के बाद थी और ये क्या थी? ये ग्रॉस वैल्यू थी, क्योंकि रिटर्न सेल्स हमने कहाँ पे लेस कर रहे थे? फेस पे लेस कर रहे थे। तो बस यहाँ पे आपने क्या रखना है? अपने माइंड को प्रेजेंट रखना है कि इस तरह से क्या लिखना है आपने लेना, ठीक है। अब देखें ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये आ गया, टोटल आ गया। अब कितनी आसान अपॉर्शनमेंट है इस फॉर्मेट से। आपको चाहिए इनपुट टैक्स, ये निकाला हुआ है आपने, ये पकड़ा, ये आपने यहाँ पे लिख दिया। आपको चाहिए फिक्स एसेट्स का, ये पकड़ा, यहाँ पे लिख दिया। ऐसे ही हुआ। अब क्या है? बीच में क्या रह गया? मल्टीप्लाई डिवाइड है। क्या करेंगे? जैसे अगर इसका निकालना है तो ये ए है, ए को डिवाइड किया बी पे, इस सी से मल्टीप्लाई किया तो ये जवाब आ जाएगा। फिर ए को डिवाइड किया बी पे, डी से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। ये इनपुट टैक्स की अपॉर्शनमेंट हो गई। और ये इस तरह क्या कर लेंगे आप? फिक्स एसेट्स की भी अपॉर्शनमेंट कर देंगे। और इवन वो अगर सवाल में कहते जी मशीन इस्तेमाल हुई है एग्जाम्ट में और जीरो डेटेड में, हम वो भी कर सकते हैं। उसने सिखाया ना, हमें प्रैक्टिस की है केस नंबर 4 में, वो हमें जो बता देगा हम रेलेवेंट बेस में क्या कर लेंगे? अपॉर्शनमेंट कर लेंगे। ये टेबल बन गया, सवाल सॉल्व हो गया। अब हमें पता है कि यार होना क्या है। ये जो इनपुट टैक्स है ये वाला, ये क्या हो गया? ज़ाया हो गया, कुछ नहीं हो सकता। ये है जो क्लेम होगा, इसको पकड़ा, ये ए को वैल्यू निकाल ली है, लाके कहाँ पे लिखा? इधर, ये ऐड किया, जवाब आ गया। कंपैरिजन इजी है, लिखा हुआ था, इधर आ गई। माइनस करने के बाद अगर मेरे पास यहाँ पे कोई अमाउंट पॉजिटिव आ गई है, हो सकता है कि अमाउंट पॉजिटिव ना आए, ऐसा ही है। फिर टेमू ऐसा नहीं है, 90% है लोअर ऑफ। अगर ज़्यादा हो भी जाए तो कुछ ना कुछ तो पे करना ही कर रहे हैं। हाँ 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 लगे हुए हो हैं। तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, आ गई, ये आनी ही आनी है हर हालत में। इसके बाद क्या होना है? इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स लेस होना है। वो कौन सा है? ये वाला, ये निकाला है, इसको हम यहाँ पे लेस करवाएंगे। अच्छा यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये 1000 था, ये आया 300, ये लेस किया तो कितना आ गया? 700 आ गया। ऐसा है। ये उल्टा भी हो सकता है कि ये 1000 था और ये कितना आ गया? 1300 आ गया। मशीनें महंगी होती हैं। अगर ये 1000 था, ये 1300 आ गया तो ये जवाब कितना आएगा? -300। ये रिफंड नहीं होता। ये क्या होगा? इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट कैरी फॉरवर्ड, कि ये फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स था, आप इतना क्लेम नहीं कर पाए, आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर लें, अगले महीने आप इसे क्लेम कर लीजिएगा। वापस कोई नहीं करता, ये पैसे वापस नहीं करते। तो ये सबसे मुश्किल एडजस्टमेंट है। ये जब ये एडजस्टमेंट बताई है ये सबसे मुश्किल है। देखें और भाई दसन लगा। नॉर्मल सिनेरियो क्या है कि आपका ये आया 2000, आपने अपॉर्शनमेंट की, ये आ गई आपकी 500, लेस किया तो आपकी अमाउंट कितनी आ रही है? 1500 आ रही है। ये नॉर्मल सिनेरियो था। एडवर्स सिनेरियो क्या हो सकता है? सबसे मुश्किल कि आपने निकाला, ये आ गया 2000, मशीन बहुत महंगी ली हुई थी, उसका आपने अपॉर्शनमेंट की तो कितना आया टैक्स क्लेम होने वाला? 3500। तो 2000 से 3500 क्लेम करना है, कितनी अमाउंट क्लेम नहीं हो पाई? ये 1500 किसका है? मशीन का है। ये इनपुट टैक्स किसका क्लेम नहीं कर पाए? मशीन का। तो ये क्या हो जाएगा? वापस हो जाएगा? नहीं, कैरी फॉरवर्ड। हम क्या लिख देंगे कि इतना मशीन का इनपुट टैक्स था,
1500 का जो हम इस महीने क्लेम नहीं कर पाए, हम क्या कर रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, हम अगले महीने क्लेम कर लेंगे। मतलब जब नेक्स्ट महीने में क्लेम कर रहा हूँ तो मैं इस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट जो भी अगले महीने का होगा उसमें 1500 ऐड करूँगा, फिर मैं क्लेम कर रहा हूँ, वापस नहीं करेंगे ये। तो सबसे एडवर्स सिनेरियो क्या है, ये होता है जब बच्चे कहते हैं यार ये क्या होगा, वो कहते हैं माइनस लेस रिफंड, कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं होना कंफ्यूज, अगर नेगेटिव अमाउंट यहाँ पे आ गई है तो ये क्या हो जाएगी, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन देखा जाए कुछ ना कुछ तो हम फिर भी उन्हें पे कर रहे हैं। क्या अमाउंट पे कर रहे हैं, फर्दर टैक्स। अगर ये अमाउंट नेगेटिव 1500 हो भी गई है हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, लेकिन जो हमने फर्दर टैक्स लिया था वो हर हाल में क्या होगा, इनको पे होगा। तो टैक्स लायबिलिटी मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा था ये बॉटम लाइन फिगर है, ये हमेशा पे होनी होती है, इसमें हम किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। तो ये कर लेंगे। फर्दर टैक्स ऐड करने के बाद ये जो अमाउंट है ये मेरी क्या है, सेल्स टैक्स पेएबल है, ये हुकूमत को हर हाल में टैक्स मैंने पे करना है। हो गया। अब ये भी निकाला हुआ है, ये रिफंड्स हैं जो मुझे मिलने हैं, तो लिख लिया जी सेल्स टैक्स रिफंडेबल। अच्छा, यहाँ पे हम लिख लेंगे पेएबल के बाद इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड। वो कैसे निकालते हैं, इसका और इसका डिफरेंस लेते हैं जो हमने सीखा था। अगर ये ज़्यादा है और ये कम है तो हमारा इनपुट टैक्स क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर फिक्स एसेट्स का सारा इनपुट टैक्स हम यहाँ पे क्लेम ना कर पाए तो उसको हम सेपरेट शो करेंगे और वो भी क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और ये लिख लिया। तो रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 की रिक्वायरमेंट देखना और 25 की रिक्वायरमेंट, 25-26 की रिक्वायरमेंट क्या है, हाँ फिक्स एसेट्स का इनपुट टैक्स अलग शो करेंगे हमेशा, कैरी फॉरवर्ड भी। आगे उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, 3 चीज़ें, टैक्स पेएबल, टैक्स रिफंडेबल, और अगर कोई इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हो रहा है बताओ। टैक्स पेएबल आ गया, इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड ये था, ये भी आ गया, और रिफंड भी तो है। तो हमने ये दोनों काउंट किए, ये आ गया जी मेरा, ये रिफंडेबल है। इसमें से जो पेनल्टी, डिफॉल्ट और चार्ज कुछ भी मैंने हुकूमत का पे करना है वो लेस करेंगे, नेट अमाउंट इतनी क्या है, रिफंड हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट में 3 चीज़ें हैं, तो मैं तीनों शो कर रहा हूँ कि भाई ये मैं तुम्हें पे करूँगा, इतना मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, इतना तुमने मुझे क्या करना है, रिफंड करना है। तो ये पूरा सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है जिसको हम क्या कर रहे होते हैं, लेकर चल रहे होते हैं। क्यों भाई, समझ तो नहीं आई। दिस इज़ द डिटेल्ड फॉर्मेट, इसको आप देख लें, इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। अब अगर फॉर्मेट समझ आ गया है, क्वेश्चंस आपके कुछ भी नहीं है आगे। हाँ वो उसमें देखो ना, यहाँ पे आपने लिखी हुई है ग्रॉस सप्लाईज, यहाँ पे ग्रॉस सप्लाईज है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न लेस नहीं की हुई थी। वो कहाँ पे लेस कर रहे होते हैं, हम फेस पे कर रहे होते हैं। तो ये तो नेट थी ना, ये तो हमारी नेट थी, ये भी हमारी नेट थी, इन दोनों में रिटर्न्स लेस है, इसमें लेस नहीं है। तो जब ये यहाँ लिख रहे होंगे तो इसमें से सेल्स रिटर्न लेस करके लिखेंगे। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। हाँ तो हम सेल्स रिटर्न का 17% लेके ही यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे टोटल लिखेंगे ना, नहीं 17% टोटल सप्लाईज, ये टैक्स है, यहाँ पे अमाउंट आ रही है। ये वाला, ये वाला, ये वाला नहीं, यहाँ पे ये वाला आ रहा है, यहाँ पे ए पे ये वाला आ रहा है, और सी के ऊपर ये वाला आ रहा है इनपुट टैक्स, ये वाली नेट के ऊपर। ये जो आपके टोटल सप्लाईज होंगी ये वैल्यू, इसमें से जो पेपर में सेल रिटर्न गिवन की होगी, 30 लाख रुपए की गुड्स रिटर्न हुई हैं, तो 10 लाख की अगर सप्लाईज थी, लाख की गुड्स रिटर्न की हैं, 9 लाख हम यहाँ पे लिख रहे होंगे लेस करवा के।
रिफंडेबल में ये दोनों जमा होके आएंगी, फिक्स एसेट का रिफंड भी और इनपुट टैक्स का रिफंड। हाँ 1000 होगा, 1500 कैरी फॉरवर्ड, 1000 पेएबल। जमा होके आएगा, दोनों का इकट्ठा रिफंड ले रहे हैं ना, फिक्स एसेट्स का और टोटल रिफंड ले रहे हैं, जमा होके लिखेंगे। नहीं, ये फेस पे करना होता है, नहीं ये हमेशा एंड फिगर होती है, ये हमने हर हाल में पे करनी है, इसलिए यहाँ पे स्टार कर दिया था कि इन लोगों के ऊपर जो सेल्स की हैं इस पर 3% टैक्स भी चार्ज हो रहा होगा। तो वो R1 है, टैक्स से अच्छा है, वो गंदा सब्जेक्ट है। सेल्स टैक्स में इस तरह होता है। मैं मेरा फॉर्मेट नहीं, मैं तो आप लोगों को कल रिटर्न दिखाइए भाई क्या हो गया, मैं तो रिटर्न के मुताबिक करवा रहा हूँ आपको। इनकम टैक्स में उल्टा कर रहे होंगे, इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल में उल्टा हो रहा होगा, उस पर सब कुछ फेस पे हो रहा होगा, इस पर वर्किंग जो है वो फ्रंट पे है, वो चीज़ एंड पे है। क्या कह अकाउंटिंग में नहीं करता, टैक्स में तो करता है। अकाउंटिंग एक अलग चीज़ है, वो गंदा सब्जेक्ट है, उसका मुझे पता ही नहीं है। अच्छा सब्जेक्ट तो ये है। अब ट्राई करेंगे न्यूमेरिकल्स खुद। फॉर्मेट समझ आ गया, मैंने रट्टे की मैं समझने की बात कर रहा हूँ। ये जितना कुछ लिखा है सारा पेपर में नहीं होता, इसमें से चंद एडजस्टमेंट्स हैं, इसमें से चंद एडजस्टमेंट हैं, लेकिन ये जो है ना ये सारा पेपर में होगा। ये जो पेएबल रिफंडेबल की कहानी है सारी पेपर में होती है। ये आप आउटपुट टैक्स, सेल्स रिटर्न, इनपुट टैक्स क्रेडिट, फिक्स एसेट्स, फर्दर टैक्स, रिफंड, पेएबल, ये सारा कुछ होता है, ये सारा कुछ होगा। इनमें से चंद एक एडजस्टमेंट्स होंगी और पोर्शनमेंट होंगी, न्यूमेरिकल्स ये हैं। पेपर में गिवन होता है, कभी पढ़ा पेपर तो पढ़ लोगे सारे के समझ। जी जनाब, सब कुछ क्लियर है। कोई सवाल है तो देख लें, फिर हम थोड़े से डिस्कस करें। न्यूमेरिकल्स कल कर लें फिर, और आप फॉर्मेट को एब्जॉर्ब कर लें। कौन सा ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स, जो पिछले महीने का हम क्लेम नहीं कर पाए। मैं खुद थोड़ा डेफर्ड कर रहा हूँ अगर तैयार कर लें। हमेशा गिवन होता है, पिछले महीने का इनपुट टैक्स जो आप क्लेम नहीं कर पाए वो, और इस महीने का जो क्लेम नहीं कर पाए वो आप नीचे बता रहे होते हैं। जिस महीने ब्रॉड फॉरवर्ड होगा वो आप बता देंगे, जो पिछले महीने का होगा वो आपको गिवन होगा। तो घर में तुम करो, हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तो तुम घर से जाके अपना कॉन्फिडेंस खुद बिल्ड करके आओ एक दफ़ा। मैंने तो करवाने हैं, मैं तो करवाऊंगा। एक दफ़ा बंदा खुद भी ट्राई करता है, मैक्सिमम क्या होगा, थोड़ा बहुत तो सही होगा, थोड़ा बहुत तो सही होगा ना। लाइक इनपुट टैक्स सही निकाल लिया, आउटपुट टैक्स कुछ सही निकाल लिया, पेएबल रिफंडेबल में गंद मार लिया, अपॉर्चमेंट कुछ ना कुछ तो करके आए होगे ना। क्यों भाई,
क्लास में हो? आज डेट क्या है? आपसे पूछ रहा हूँ, तारीख क्या आज? मैं अगर स्लीपिंग ब्यूटी बना हुआ है, मेंटली यहाँ पे है और फिजिकली यहाँ पे, मेंटली पहाड़ों में बैठा हुआ है। तेरी कोशिश ही फजूल थी। क्यों कट मारा? थोड़ा सा सही हो गया था, ये दोनों सेम आ गए। क्या? आउटपुट भी इनपुट भी बनता था। सर टेस्ट सरप्राइज लेंगे? नहीं, मैं अनाउंस कर दूंगा। मैं तो खुद रुक गया हूँ। वो किसी के पेंडिंग लेक्चर्स हैं, कोई लेट है, किसी की वीडियो मिसिंग है, कोई बीमारी है, कहता है कि मैं घंटा लेट आई हूँ तो मैंने लेक्चर नहीं लिया पिछला। तो ये फिर होता है, मैं अब क्या करूँ? सो रहा पड़ा था, इसको मैं उठा के लेके आया। मैंने देखा था। तुम कहाँ पे सोने गए हुए थे, किन के साथ खड़े हुए थे, सारा देख रहा था मैं। तुम कहाँ पे सोने गए हुए थे? तो छुट्टी उस दिन क्यों की थी ये बता? तो उस दिन लेट क्यों आया था? तूने, तेरी नींद इम्पोर्टेंट थी कि क्लास इम्पोर्टेंट थी? तेरी नीयत ख़राब थी। और भाई कोई है सवाल तो पूछ लो, मैं वेट कर रहा हूँ। कोई सारी कन्फ्यूजन आज यहाँ पे क्लियर कर लो ताकि न्यूमेरिकल्स में आपको कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना हो। आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, जिस चीज़ की समझ नहीं आ रही पूछ लें। एक्चुअल इनपुट टैक्स और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स विच एवर इज लोअर वो क्लेम होता है। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, फाइन्स, ये सब चीज़ें। तो ये 4 पेजेस पे आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा होगा। 5000 फीस दी आई कैप को, तो 5 पेजेस भी लग गए तो एक्सेप्टेबल है। क्यों भाई? अगर आपका 15 नंबर का सवाल है तो आपने उसे करना है 26 मिनट्स में। अगर 20 नंबर का सवाल है तो 36 मिनट में करना है। अगर फॉर्मेट्स है ना आपको, और आपने 5-6 सवाल सही प्रैक्टिस कर लिए इस फॉर्मेट के मुताबिक, फिर आई कैप का सवाल ये हल है। अभी आपको शायद लग रहा है इतना बड़ा फॉर्मेट है, इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं है। इसमें से चीज़ें आनी यही हैं। मैंने आपको मैक्सिमम एडजस्टमेंट बताई हैं कि ये हैं। पेपर में सारी नहीं होनी। पेपर में इनपुट टैक्स में से कोई 5 एडजस्टमेंट्स आनी है, आउटपुट की 2-3 आनी है। हाँ, इससे ईजी भी है। 2-3 होंगी आउटपुट की, 3-4 होंगी इनपुट की। दैट्स इट। वैल्यूज़ को प्लेस करना सीखना है आपने बस। फॉर्मेट पता है कि यार ये इनपुट में है, ये आउटपुट में है, ये पेबल रिफंडेबल में, ये अपोर्शनमेंट में है। जब चीज़ें याद हो गई हैं वहाँ पे न्यूमेरिकल जल्दी हो जाएगा। अभी तो ये स्ट्रीम लेवल पे है, हो सकता है उधर 3 पेजेस में हो। ये न्यूमेरिकल सीफेप लेवल का फॉर्मेट है और कुछ। इसमें एफईडी की एडजस्टमेंट डाल दूँ ना मैं, तो सीफेप का सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल हो जाता है पूरा। ये वाला, ये वाला, हाँ ये वाला, ये लेंगे। वो इनक्लूडेड होता है, हमने ये अज्यूम करना है कि फिर 17%। अगर वो कह दे नहीं तो फिर हम करेंगे 1.20। सर स्पेसिफिक इंपोर्ट्स पे मतलब जो रिड्यूस, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उस वक्त तो क्यों नहीं जाग रहा था दस से? सर छुट्टी कराई थी इसने उसने। देखा, दोस्त मरवाते हैं बंदे को। हालांकि तुम ड्राइवर से वो पीछे बैठने वाला बंदा था। लेकिन मैं लेक्चर ले लिया था। यार मैं पास आ जाता हूँ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हाँ जी सर, टोटल सप्लाईज जो हैं सर, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, जो सर नेट आउटपुट टैक्स दिया वो लिखेंगे या परसेंटेज लगा? यहाँ पे यार चलो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये देख लो, ये आप कंफ्यूज हुए हैं, इसको देखो, बाजी बातें बंद कर लें मेहरबानी। 2 खवातीन बैठी हो ना, पता चुप कब होती हैं? जब एक पीछे से फोत हो। तेनू बड़ा पता है? इंट्रोवर्ट को समझ आ गया ना,
रो रहा था कल बैठ के, थ्योरी नहीं होती मेरे से। अच्छा ज़रा देखिए, ये ज़रा देख लें यहाँ पे जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, ओ पई देख लो पैन। ये देखें यहाँ पे ना आपने फॉर एग्जांपल टोटल टैक्सेबल सप्लाईज ली थी, वो आपकी आई थी 1 मिलियन की। कितनी आई? 1 मिलियन टैक्स कितना आया होगा? मल्टीप्लाई बाय 17%। 1,70,000। ये ग्रॉस सप्लाईज हैं, इसमें सेल रिटर्न लेस नहीं हुई, ऐसे ही है ना। आपने ये पकड़ा 170, आपने कहाँ पे लिख दिया? यहाँ पे लिख दिया, इधर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ये आपकी ग्रॉस सप्लाई के ऊपर आउटपुट टैक्स ये आया था, यही लिख लिया। अब वो कहता रही आपकी लाख रुपए की सेल्स रिटर्न भी थी। लाख रुपए की क्या थी? सेल्स रिटर्न थी। 100 की सेल्स रिटर्न थी और साथ लिखेगा प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट हैज़ बीन इशूड इन द रिस्पेक्टिव टाइम। ये उसने गिवन कर दिया। अब लाख की सेल्स का मतलब, रिटर्न का मतलब है कि टोटल सेल्स कितनी है मेरी? 9 लाख की हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं लिखी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस सेल्स रिटर्न को यहाँ पे लेस करवा रहा हूँ। कैसे? मेरे पास रिटर्न कितने की थी? लाख की। उस लाख पर टैक्स कितना बनता था? 17%। 17,000 में इसमें से लेस करवा दूंगा और मेरा नेट आउटपुट टैक्स कितना आ रहा होगा? 153,000 ये हो जाएगा। और जब मैं अपोर्शनमेंट में जा रहा हूँ ना यहाँ पे वैल्यू लिखने, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? मुझे पता है कि यार टोटल सेल्स कितनी थी मेरी? 1 मिलियन की थी। रिटर्न कितने की हुई है? 1 लाख की। तो कितना बनता है? 9 लाख। तो सिर्फ मुझे यहाँ पे इतना अपने आप को प्रेजेंट करना है कि मैं यहाँ पे 1 मिलियन ना लिख रहा हूँ, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ? 9 लाख लिख रहा हूँ। सिर्फ ये काम करना है, ठीक है? क्लियर है? अब और कोई सवाल है तो बताएं। आपसे समझ आ गई है? तो यहाँ पे टोटल सेल्स होती हैं। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ कितनी थी? ग्रॉस। फेस के ऊपर हम सेल्स रिटर्न शो करते हैं कि मेरा टोटल आउटपुट टैक्स इतना था 170 का, जो मैंने सेल्स वापस की हैं तो उसका टैक्स इतना रिवर्स हो जाएगा। नेट आउटपुट टैक्स मेरा 153 का था। और जब अपोर्शनमेंट कर रहे होंगे तो ये तो नेट ही है, यहाँ पे सेल्स ये नेट गिवन है, एग्जाम्प्ट सप्लाईज लेस हुई है, सॉरी रिटर्न इसमें लेस हुई है, इसमें रिटर्न लेस है। ये ग्रॉस थी, तो ये लिखते हुए बस मैंने यहाँ पे उस ग्रॉस में से रिटर्न लेस करके नेट अमाउंट लेनी है, ठीक है? और कोई सवाल है तो बताएं। सर अगर किसी एडजस्टमेंट को उधर कर दें, नेट कर दें, फिर कहता है मेरे पास इफेक्टिव रिसोर्सेज नहीं है। अम्मा तुझे बता रहा हूँ पेपर में मार्क्स सिक्योर कैसे कर रहे हैं, तू कह रहा नहीं यहाँ कर लेता हूँ, क्यों? अच्छा लग रहा था मुझे। नहीं करना। रूल में बताया हुआ था कि ये चीज़ फेस पे करनी है, रूल लिखा हुआ है, तो भाई रूल पे फेस पे है। और ये रूल मेरा नहीं है, जो कल सेल्स रिटर्न दिखाई है उसके ऊपर लिखा हुआ है। रिटर्न में ऐसे कर रहे होते हैं। मैं आपको नियर टू रिटर्न काम करवा रहा हूँ। मैं अभी रिटर्न खोल देता हूँ आपको कि जितना हमने काम किया ये हमारा नियर टू सेल्स रिटर्न है। आई कैप का फॉर्मेट जो मर्जी हो, आई कैप इस रिटर्न को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकता अगर लब गई थे। ये भाई ये इस रिटर्न के मुताबिक कर रहा हूँ। ये देखो आपका फॉर्मेट का स्टार्ट यहाँ पे हुआ है, नेम टैक्स पीरियड, जितना आपके सिलेबस रेलेवेंट है। यहाँ पे क्या आता है? सेल्स टैक्स क्रेडिट्स। हमने कहाँ से शुरू किया है? सेल्स टैक्स क्रेडिट से। इन सेल्स टैक्स क्रेडिट्स में से यहाँ पे वो परचेज रिटर्न लेस कर रहा होता है। आउटपुट टैक्स हमने अगले पेज पे किए, यहाँ पे परचेज रिटर्न लेस नहीं होती। सेल्स रिटर्न जो है वो जाके ये पेएबल रिफंडेबल से लेस कर रहा होता है। तो जो यहाँ पे करता है हमने वही करना था। समझ लगी? फिर कहते हैं इफेक्टिव रिसोर्सेज नहीं है मेरे पास। नहीं,
डी वाला क्यों भाई, समझ आ गई? न्यूमेरिकल सबको क्लियर है? रीजंस के साथ फिर हटा हमारा है। क्या? हाँ, ग्रॉस अप कर लेंगे या नेट इफेक्ट ले लेंगे, दोनों हो सकते हैं। तू मांगा पुत्र पीडीएफ से, मैं अच्छे लम्या पा के बजाना है, ये नहीं मैं दूंगा पीडीएफ में कभी भी। ये तो मिड नाइट ऑयल बर्न हुआ था, मेरा कंफर्ट जोन ख़त्म हो गया था किताब लिखते हुए। लिटरली बताता हूँ कि जब मैं किताब लिख रहा था उन दिनों में मुझे ना थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज़ थे, मुझे ना लीवर की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं मेडिकेशंस के ऊपर था और साथ ही किताब थी। लग पते गए कि ज़िंदगी में काम होता क्या है। यार वो यूनिवर्सल मेथड पे की है, ताकि दुनिया में किताब सिर्फ आप तो नहीं यूज़ कर रहे, ये पास्ट पेपर की बुक तो हर बंदा यूज़ करता है, तो ये किताब फिर उस फॉर्मेट के मुताबिक है। इसको मैं अगर इस फॉर्मेट पर लिख देता न्यूमेरिकल्स को तो समझाना मुश्किल था, बट हम न्यूमेरिकल्स को इस तरह करेंगे, उस तरह और इस तरह हो, आंसर मैच होता है हमेशा। ये इजी डूएबल है। ये आपको जब आपने वो गुड्स बेची थी उस वक्त आपने उनको इनपुट टैक्स क्लेम किया था, ठीक है। अब गुड्स वापस आ गई हैं, आपने तबाह कर दी हैं, तो वो जो इनपुट टैक्स क्लेम किया वो तो तब बेनिफिट लिया था, अब वो आपका इनएडमिसिबल है, इस महीने की रिटर्न और इनपुट टैक्स लेस करवा देंगे आप। रेट 17% ही होता है यार, रेट 17% ही है। वो अगर बताता है कि ये रेट 10% है तो ठीक है, वरना सेल्स टैक्स का रेट 17% है हमारा पाकिस्तान में। क्यों भाई, और कोई सवाल इस न्यूमेरिकल से? नहीं क्लियर? Question number 22, past papers. Question number 22. फिर तो कहना सर क्वेश्चन नंबर 22 भाई किताब खोल। मुझे वापस करके जानी है, ये कैलकुलेटर उठा देना। ये क्वेश्चन नंबर 22, अगर किसी ने आप में से सवाल सॉल्व करता हुआ सॉल्यूशन देखा ना तो उसको पाप लगेगा, वो नरक में जलेगा जिसने सॉल्यूशन देखे सवाल सॉल्व करते हुए। आप सब ऐसे ना, वो होता है ना हिटलर जो देता था हल्फ, ऐसे आप सारे हल्फ देंगे मुझे कि हम सवाल सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। सॉल्यूशंस नहीं देखने, सवाल सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देखना है। ये भी आप लोगों को पता नहीं किसने ये मिस गाइड कर दिया हुआ है। आप सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, जहाँ पे हल्का सा फंसते हैं सीधा सॉल्यूशन। और भाई इसको इस्तेमाल करना सीखो, अपने माइंड को इतना आसान ना करें कि वो आसानियों की तलाश में रहे, वो सोचना ना छोड़ दे, वो थिंकिंग प्रोसेस में ना जाए। जब आप सॉल्यूशन देखते हैं ना तो आप अपने माइंड को यूटिलाइज नहीं कर रहे, एग्ज़ाम में सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए वहाँ मार पड़ जाती है आप लोगों को अनसीन सिनेरियोज़ की। यार ये सवाल नहीं हो रहा आपसे, लेट्स सपोज फंस गया, दिमाग लगाओ, अभी टाइम है ना, एग्ज़ाम में तो नहीं बैठे हुए,
एग्ज़ाम के लिए बैठे हो तैयारी करने के लिए, 10 मिनट लगा लो, गलत हो जाएगा, गलत कर लोगे। जब उस गलत करने के बाद आप उसको देखोगे ना मेरी गलती क्या हुई है, वो गलती से आप सीखोगे, आप लर्न करोगे, वो लर्निंग आपके पेपर में काम आएगी। वो गलती से आप सीख लोगे और वो गलती जो है पेपर पास करवा देगी। अगर आपने वो मिस्टेक की ही नहीं है, आपने उस मिस्टेक के प्रोसेस को बायपास कर दिया और आपने सोल्यूशन पकड़ लिया और उस सोल्यूशन से आपने जो माइंड में थिंकिंग होनी थी वो हुई नहीं है, पेपर में अगर वो चीज़ आ गई तो क्या करोगे, वहाँ सोल्यूशन नहीं होगा। तो ये अपनी काइंडली 2-3 आज जो मैंने एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट गाइडेंस दिए, इनको अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना लें। आपका कैफ, आपका CFAP सारा फर्स्ट टाइम में निकल सकता है। पेपर मैनेजमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने अक्सर सुना होगा कि एक दोस्त ने आपको कोई सब्जेक्ट प्रिपेयर करवाया, वो फेल हो जाते, आप पास हो जाते, देखा होगा क्यों? नॉलेज उसको बड़ी तबाही होती है, उसको पेपर नहीं करना आता और आप उस वक्त के पेपर करने में माहिर हुए होते हैं। आई बिलीव कि कोई बच्चे से ओरली पेपर पूछा जाए ना, उसको पेपर आता है, उसको हर चीज़ ज़बानी आती है, उसको पेपर पे लिखना नहीं आता। वो 3 घंटे 15 मिनट में उसने साबित करना है कि मैंने 6 महीने में क्या कुछ किया। वो पेपर उसका क्या है, असेसमेंट होनी है, वहाँ की तैयारी करनी है ज़्यादा हमने। तो उसके लिए अपने आप को अभी थोड़ा सा कष्ट दे दें, थोड़ी सी कठिनाई काट लें, थोड़ी सी मुश्किलात बर्दाश्त कर लें, काइंडली सॉल्यूशंस को ना देखा करें। सवाल सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन देख लो, जो मिस्टेक हुई है उसको आइडेंटिफाई कर लो। नहीं समझ आ रही तो मेरे से पूछ लो। मेरे पास अक्सर होता है सर इसका क्या जवाब होगा, मैं कहता हूँ आपने सॉल्व किया नहीं, मैं जवाब नहीं देता, फिर मैं जवाब नहीं देता। यार जब तुमने अगर वो चीज़ सॉल्व की है ना, तुम्हारी गलती अगर मुझे पता है ना, मैं तुम्हें फिर गाइड कर सकता हूँ। जब तुमने वो गलती नहीं की और तुम कह रहे सर ये कैसे हुआ, तो मैं आपको कभी भी जवाब नहीं दूंगा उस चीज़ का, क्योंकि आपकी लर्निंग नहीं हुई। अकाउंटिंग के पेपर्स या न्यूमेरिकल्स पेपर में सबसे बड़ी की ही यही है पास करने वाली, जो आप लोग शायद अभी अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। ख्वाहिश है कि आप में से अगर एक बच्चा भी इनको अडॉप्ट करके पेपर पास कर जाए ना, मकसद पूरा हो जाएगा और ये पेपर पास हो जाता है। ठीक है, क्या क्या मैंने यहीं लगा है, पेपर पास हो जाएगा, देखा। प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो सॉल्यूशंस नहीं देखने, हलफ देते हो, सवाल सॉल्व करते हुए हम अपने, चलो सारे आ जाओ, हम होशो हम, और भाई तू हलफ नहीं दे रहा, दाढ़ी पे खारिश करे ना, आगे आया कर, चलो सारे। और इफेक्टिव रिसोर्सेज, तू उसकी सर का वचन ले रहा है, वो उसके बाल क्यों जाने हैं, ये देख ले। चलो भाई आ जाओ, ओ तू भी कर ले, तू 3 दफ़ा फेल हो चुका हुआ है, इसलिए तो आई कैप में फेल हो रहा है। तेरा BMBS फेल हुआ इसलिए आई कैप में, तूने हलफ नहीं दिया था। चलो जी आ जाए, हम हलफ देते हैं कि सवाल सॉल्व करते हुए, बाजी आपने भी, कि सवाल, इन्होंने नहीं देना, कि हम सवाल सॉल्व करते हुए सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। हम सवाल सॉल्व करने के बाद फिर सॉल्यूशन देखेंगे और अपनी गलतियां उस वक्त आइडेंटिफाई करेंगे। ऑल हेल हिटलर। ये चीज़ याद रखनी है आपने। आपका 2-3 स्टार्टिंग मुश्किल होंगी, स्टार्टिंग मुश्किल होता है ये, बाद में आपको जब इसकी आदत हो जाती है आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, ये सवाल रीड किया। ये सवाल आया हुआ है 13 नंबर का, स्प्रिंग 2020 में। This is one of the easiest question ever tested in recent few attempts. सवाल की रिक्वायरमेंट है, in the light of the provisions of Sales Tax Act 1990 and rules made thereunder, compute the amount of sales tax payable by or refundable to each of the above registered persons and input tax to be carried forward if any for the tax period February 2023। ठीक है, रिक्वायरमेंट है। एक और चीज़ अपनी नोटबुक पे लिख लो, सवाल की रिक्वायरमेंट 3 दफ़ा पढ़नी है आपने, रिक्वायरमेंट को 3 दफ़ा पढ़ना है और इस रिक्वायरमेंट में जो जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपने हाईलाइट कर लेने हैं। एग्ज़ाम में भी हाईलाइट करने हैं आपने कि यार मैंने पेएबल, रिफंडेबल और कैरी फॉरवर्ड 3 चीज़ें, तीनों हाईलाइट होनी चाहिए। अब मैं सवाल पढ़ूंगा तो मेरे माइंड में 3 बातें ये होंगी, यार इसमें पेएबल भी हो सकता है,
इसमें रिफंडेबल भी हो सकता है और इसमें कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, अब सवाल पढ़ो, कहता है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स of two different persons registered under Sales Tax Act 1990 for the month of February 2023। दो पर्सन हैं, उसकी उसने इन्फॉर्मेशन बताई, और दोनों बंदे कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन हैं। एक है ताहा, एक है शान। ताहा की परचेजेज हैं और शान की परचेजेज हैं, ताहा की सप्लाईज हैं और शान की सप्लाईज हैं। अब ज़रा हम सवाल पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं। देखिए, टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कि रजिस्टर्ड पर्सन से किसने ख़रीदारी की है? ताहा ने कुछ नहीं ख़रीदा और शान ने कितने ख़रीदा है? 11 मिलियन का। अब इसने किससे परचेज किया है? इसको इसके ऊपर क्या मिलेगा? इनपुट टैक्स। सवाल पेपर में पढ़ रहे हो, सवाल पढ़ते हुए जो आपको लग रहा है इनपुट टैक्स, उसके आगे आईपी लिख दो, ताकि दोबारा पढ़ते हुए पूरा सवाल रिविजिट करने की हमें ज़रूरत ना पेश आए। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, इसके ऊपर इसको इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा, हमने ये पढ़ा था। इसका तो कुछ है ही नहीं, लग गया पता। एग्जेम्प्ट गुड्स इसने नहीं ली, कोई मसला नहीं है, इसने एग्जेम्प्ट गुड्स ली हैं, इसके ऊपर भी इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सिर्फ मुझे 3 लाइनों में लग गया पता कि यार सिर्फ ये एक मनहूस जो है, मतलब एक ही अच्छा बंदा है जिसने 11 मिलियन की परचेजिंग की है और सिर्फ इनको इनपुट टैक्स क्लेम होगा, बाकी शान ताहा का कुछ नहीं हो रहा। फिर उसने नेक्स्ट लाइन दे दी है कि फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स माइंड कहाँ पे जाएगा? 90% रूल इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। कहते हैं जी उन्होंने किसी रजिस्टर्ड सप्लायर से किससे सामान लिया, किससे मशीन ली है? रजिस्टर्ड बंदे से। इसका मतलब इसके ऊपर हमने इनपुट टैक्स पे किया होगा और हम इसे क्लेम कर सकते हैं। 5 मिलियन की मशीन किसने ली है? ताहा ने, और 6 किसने ली है? शान ने ली है। फिक्स मशीनरी है, लग गया पता। इसने कहा है कि नोट ए में मैंने एक्सप्लेनेशन दी है, नोट ए में उसने मशीन की क्या दी है? एक्सप्लेनेशन। वो क्या है? इन द केस ऑफ ताहा, ताहा की अगर बात करें तो ताहा के बारे में क्या कह रहा है? मशीनरी हैज़ बीन यूज्ड फॉर एग्जेम्प्ट एज वेल एज जीरो रेटेड सप्लाईज, कि ये मशीन एग्जेम्प्ट में और किस में इस्तेमाल हो रही है? जीरो रेटिंग में इस्तेमाल हो रही है। और शान के बारे में वो क्या कह रहा है? दिस मशीन हैज़ बीन यूज्ड ओनली फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, वो सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज में ही क्या हो रही हैं? इस्तेमाल हो रही हैं। दोनों बता दी, एक बंदा किस में इस्तेमाल कर रहा है और दूसरा बंदा किस में इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, सप्लाईज की बात करते हैं। इसने टैक्सेबल सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन नहीं की, इसने की हुई है। इसने अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया 2 मिलियन की, स्टार कर लूँगा, क्यों? फर्दर टैक्स 3%। इसने नहीं की। इसने एग्जाम सप्लाईज की हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, कितने की? 3.8 मिलियन की। इसने कितने की हैं? 5 मिलियन की। इसने की है जीरो रेटेड सप्लाईज 25 लाख की, इसने नहीं की। तो ये सप्लाईज, इसका ताल्लुक आउटपुट टैक्स के साथ है, इसका ताल्लुक इनपुट टैक्स के साथ है। ये मेरा सवाल है। सवाल समझ आया? अब इसको खुद रीड करो, हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। कि कर लोगे इसको सॉल्व? अभी करो, फिर 10 मिनट आपके पास, जल्दी से निकालें जी। हाँ जी, क्यों भाई थोड़ा हौसला होना शुरू हुआ कि टैक्स तो आप लोगों को आ गया हुआ है, सेल्स टैक्स आपको डन है।
कर लिया आप लोगों ने? ऐसा नहीं हुआ किसी का भी? किधर है? 3% है। कितने की? भाई 2 मिलियन की सेल्स हैं, क्या हो गया? 60,000 आता है। 2 मिलियन की सेल्स हैं, ये लिखा तो है। किधर? शान वाला कहाँ पे? अपॉर्चुनिमेंट की है, सामने से की हुई है। क्या हो गया? किस दुनिया में रह रहे हो? क्यों भाई? ये सवाल इस तरह ही होना था? किसी का सलूशन मैच किया है? मैंने आप लोगों से पहले कर लिया है। वाह वाह, जिसमें अपॉर्चुनिमेंट है वो हुआ ही नहीं है, वो जो जिसे वो हो गया है। बताता हूँ। ये इसका जवाब है, इस तरह से होना था। इसने यहाँ पे अगर सवाल दोनों ने गौर नहीं किया, शान के केस में जो एग्जाम्ड सप्लाईज है ना, जो उसने एग्जाम्ड गुड्स परचेज़ किए हैं वही सेल कर रहा है। वो जो एग्जाम्ड परचेजेज़ हैं वही एग्जाम्ड सेल्स हो रही हैं, तो इसलिए हमें उसकी अपॉर्चुनिमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। आप ज़रा क्वेश्चन गौर करें, शान के कॉलम में जाएं, जो टैक्सेबल गुड्स हैं उससे उसने टैक्सेबल सप्लाईज की हैं, जो एग्जाम्ड परचेजेस की हैं उससे उसने एग्जाम्ड सप्लाईज की हैं।
तो डैट्स वाई हमें ये अपोर्शनमेंट की ज़रूरत नहीं थी। और ये हिंट कहाँ पे दी गई है? ये हिंट सबसे नीचे दी गई है कि मशीन जो है वो टैक्सेबल सप्लाईज़ में ही इस्तेमाल हो रही है। तो इसका मतलब टैक्सेबल गुड्स से टैक्सेबल गुड्स ही बिक रही हैं, एग्जाम्ड गुड्स से एग्जाम्ड गुड्स ही बिक रही हैं। सो डैट्स वाई हमें यहाँ पे अपोर्शनमेंट की ज़रूरत नहीं थी। अगर होती कि टैक्सेबल गुड्स हैं और उससे हम टैक्सेबल गुड्स बेच रहे हैं या एग्जाम्ड सप्लाईज कर रहे हैं, फिर हम अपोर्शन कर रहे होते। बट यहाँ पे उसने बताया है कि यही एग्जाम्ड गुड परचेज़ की हैं और वही एग्जाम्ड गुड्स बेची हैं, तो हमें अपोर्शनमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था जिसमें हमने क्या करना था, कैलकुलेट करना था। आप लोगों का मैच हो गया जवाब। अब देखें, जो ताहा था, ताहा ने जो परचेजेस वगैरह की हुई थी उसने अनरजिस्टर्ड उससे परचेजेस की, उसके पास कोई इनपुट टैक्स वगैरह नहीं मिल सकता था, हमने नहीं लिया। उससे मशीनरी परचेज़ की थी 5 मिलियन की, कितना टैक्स पे किया था? 8.5 लाख का। ये हमारा इनपुट टैक्स ऑन मशीनरी आ गया था। फिर सेल्स की थी उसने, अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल्स की कितने की? 2 मिलियन की। कितना टैक्स आया? 340 जो उसने कलेक्ट किया था। हमने स्टार कर लिया क्योंकि हमें पता था कि इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज होगा। एग्जाम सप्लाईज कितने की इसने की है? ताहा ने 380 की, 3.8 की। और ये कितनी की थी? 0% पे 2.5 मिलियन की। ये आ गया। इसे सेल्स टैक्स क्रेडिट्स, ये सेल्स टैक्स डेबिट, सबके मैच किए हैं ये। फिर हम आगे पेएबल में आउटपुट टैक्स कितना था? 3,40,000 था। इनपुट टैक्स तो कोई है ही नहीं इसका कॉमन, बिकॉज इसने कोई परचेज ही नहीं की हुई थी। फिर आना था लेस इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स में हमें क्या करनी पड़नी थी? अपोर्शनमेंट, बिकॉज इसने कहा हुआ है कि ये मशीन जो है ये एग्जाम्प्ट में और ज़ीरो रेटेड में इस्तेमाल हो रही है। तो हमने दोनों के वैल्यूज़ ले लिए अपोर्शनमेंट में। 6.3 मिलियन बनती है। टैक्स कितना था मशीन के ऊपर? 850 था। तो हमने इस 850 को इन दोनों में क्या कर लिया? अपोर्शन कर लिया। तो यहाँ पे तो कोई टैक्स नहीं आएगा। इसका मतलब फर्दर टैक्स जो हमने सेल्स की थी टू अनरजिस्टर्ड उस पर लिया, 60,000 आया। तो 3,40,000 ये, 60,000 ये, 4 लाख हम क्या कर देंगे? हुकूमत को जमा करवा देंगे एज इट इज़। ये सेल्स टैक्स पेएबल है। और एग्जाम्ड के अगेंस्ट तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो फिक्स एसेट्स अगेंस्ट रेटेड था 337,302 का, वो हमारा क्या आ गया? रिफ़ंड आ गया। सबका ये था, किसी गलती तो नहीं इसमें? फिक्स एसेट मशीन कहाँ इस्तेमाल हो रही है? तो सवाल में कहाँ लिखा हुआ है उसने? मशीन कहाँ पे यूज़ हो रही है? तो टैक्सेबल में तो इस्तेमाल ही नहीं हो रही। अगर टैक्सेबल में होती तो मैं यहाँ लेके आता ना। तो वो सिर्फ एग्जाम्प्ट में थी, रेटेड में थी। अपोर्शनमेंट की, एग्जाम्प्ट वाला टैक्स वेस्ट हो गया, जो ये वाला टैक्स था वो हमारा क्या आ गया? हम गवर्नमेंट से रिफ़ंड ले लेंगे। फिर हम चले गए शान की तरफ। अब शान ने परचेजेस की हुई हैं रजिस्टर्ड पर्सन से 11 मिलियन की। कितना टैक्स पे किया था? 1,870,000। इसने एग्जाम्प्ट गुड्स भी परचेज़ की हैं 3 मिलियन की, कोई टैक्स नहीं पे किया होगा। और इसने फिक्स एसेट्स परचेज़ किए 6 मिलियन के, कितना टैक्स पे किया था? 1,020 का। फिर इसकी अगर आउटपुट टैक्स की बात करें तो इसने जो रजिस्टर्ड पर्सनस को बेची हैं 10 मिलियन की, कितना टैक्स लिया? 17 लाख। और इसने एग्जाम्प्ट गुड्स कितने की बेची हैं? 55 लाख की। तो यहाँ पे ये था हमारा कि ये जो इसने एग्जाम्प्ट गुड्स खरीदी हैं यही इसने क्या कर दी हैं? एग्जाम्प्ट गुड्स बेचनी है। तो यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा कि टैक्सेबल गुड्स लेके एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल बेच रहे, नहीं। टैक्सेबल गुड्स से टैक्सेबल गुड्स बेची हैं इसने, एग्जाम्प्ट गुड्स से इसने क्या बेची हैं? एग्जाम्प्ट गुड्स बेची हैं। तो इसलिए यहाँ पे अपोर्शनमेंट इसकी नहीं होनी थी। तो सेल टैक्स पेएबल में आगे है, क्यों करना था? क्यों करना था? क्यों करना था? फिक्स एसेट्स क्यों जमा कर रहे हैं? किसने का जमा करने हैं? भाई फॉर्मेट देख के आ, क्या हो गया तुझे? तो जब ठंडे पानी से मुंह धो गया 3 दफ़ा। फिर सेल टैक्स पेएबल में आ गया। हमारा आउटपुट टैक्स कितना था? 1.7 मिलियन। लेस करना था इनपुट टैक्स। रूल क्या होता है? एक्चुअल, वो कितना था? 1,870,000। और 90% ऑफ आउटपुट टैक्स वो कितना आया? 1,530। वो लेस किया। रिमेनिंग ये क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पेएबल होना था। अब इसने कहा था ये मशीन जो है ये सिर्फ इस्तेमाल हो रही है टैक्सेबल सप्लाईज़ में। तो जितना मशीन का इनपुट टैक्स है वो सारा हमने क्या करना था? क्लेम करना था। अभी जब न्यूमेरिकल में बात कर रहे थे कितना टैक्स आया? 170। मैंने कितना क्लेम करना था? 10,20,000। तो कितना मैं क्लेम नहीं कर पाया? 8.5 लाख। ये इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट्स ये भी कैरी फॉरवर्ड हो गया कि इतना फिक्स एसेट्स का टैक्स था जो मैं क्लेम नहीं कर पाया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। और जो कॉमन परचेजेस थी 1,870
मैंने कितना क्लेम किया था 1530, तो इसके ऊपर कितना मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया, 340 का कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो परचेजेस के ऊपर इतना इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड हुआ, मैं इस महीने क्लेम नहीं कर पाया, और फिक्स एसेट्स पे इतना टैक्स जो है था वो मैं क्लेम नहीं कर पाया, 8.5 लाख का। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना था। सो दिस वॉज द क्वेश्चन। क्लियर है? आपका फॉर्मेट ये है, अगर ये समझ ना भी है तो मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है, ये ईजी फॉर्मेट है जिससे हम कर रहे हैं। सोल्यूशंस जो है ना, अगर आप उससे इसका कंपैरिजन करेंगे, बहुत इजी फॉर्मेट है जिससे हम चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है? अगर मैं आपको इसकी नीचे मार्किंग स्कीम दिखा दूं, तो एग्जामिनर कमेंट्स ताहा के और शान के। ताहा के केस में एग्जामिनर ने जो गलतियां आइडेंटिफाई की हैं वो क्या थी? इनपुट टैक्स ऑफ मशीनरी वॉज अ पोर्शन ऑन टैक्सेबल एग्जेम्प्टेड सप्लायर्स and zero rated suppliers, despite the fact that it was specifically mentioned in the question that machinery was used for exempt and zero rated supply। ये गलतियां बच्चों ने क्या की हैं कि उसने ताहा के केस में बता दिया, सुन लें फिर आप लोगों को कहना ये बात क्या हो रही है। फिर ताहा के केस में उसने बता दिया था कि मशीनरी सिर्फ एग्जेम्प्ट में और किस में इस्तेमाल हो रही है, जीरो रेटेड में। बच्चों ने क्या किया, तीनों में अपॉर्चुनिमेंट कर दी। कहता जी examiners failed to adjust inadmissible input tax relating to exempt suppliers from total input tax. Similarly, tax on zero rated suppliers was not shown as refundable। कि वो जो उसमें हमने रिफंड निकाला है वो नहीं कर पाए, और ये अपॉर्चुनमेंट सही तरह से नहीं कर पाए थे, कितना वेस्ट है कितना रिफंड है। ये ताहा के केस में गलतियाँ आई। शान के केस में कहता है जी इनपुट टैक्स ऑन मशीन वॉज रोंगली अपोर्शन बिटवीन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लायर्स। हालांकि उसने मना किया था कि नहीं करना, बच्चों ने फिर भी किया हुआ था। एंड एक्सेस ऑफ इनपुट टैक्स ओवर आउटपुट टैक्स वॉज इरोनियसली कंसीडर्ड एज रिफंडेबल, कि आप लोगों ने समझा कि ये रिफंड है, हालांकि इनपुट टैक्स क्या था, कैरी फॉरवर्ड था, ये नहीं है। और इस सवाल की मार्केट स्कीम क्या थी? ये मार्केट स्कीम थी किसके 3 नंबर है, इसके 4 नंबर है, इसके 3 नंबर है, 1.5 नंबर है, अपॉर्चुनमेंट का 2 नंबर था। ये उसने पूरी मार्केट स्कीम इसकी दी हुई है इस सवाल की। तो ये कॉमन मिस्टेक्स थी इस क्वेश्चन में जो एग्जामिनर ने आइडेंटिफाई की हैं। ठीक है? सो दिस वाज द क्वेश्चन स्प्रिंग 2020 की अटैम्प्ट का। जी जनाब, क्या हुआ है, क्या हुआ है? बड़े शशदर रह गए हो। अब पूछना इसमें कोई सवाल है इस न्यूमेरिकल में? एनी क्वेश्चन? सर मशीन अगर खाली जीरो रेटेड सप्लाईज बना रही है तो सारे का सारा टैक्स रिफंड है। अपॉर्चुनमेंट नहीं होगी? नहीं। जैसे ताहा के केस में, शान के केस में हमने कोई मशीन की अपॉर्चुनमेंट की है, क्यों? उसने क्या टैक्सेबल में इस्तेमाल हो रही है तो अपॉर्चुनमेंट नहीं होनी। अगर वो कहते सिर्फ एग्जेम्प्ट में इस्तेमाल हो रही हैं, अपॉर्चुनमेंट नहीं होगी। अगर वो कहते सिर्फ जीरो रेटिंग में इस्तेमाल हो रही है तो अपॉर्चुनमेंट नहीं होगी। अपॉर्चुनमेंट कहाँ पे होतेगी? जहाँ पे वो कहेगा यार दोनों में इस्तेमाल हो। जैसे ताहा के केस में 2 में इस्तेमाल था, एग्जेम्प्ट में और जीरो रेटेड में, वहाँ अपॉर्चुनमेंट होगी। जहाँ पे नहीं था वहाँ अपॉर्चुनमेंट नहीं की। जी जनाब, क्लियर है? क्लियर है? कल मिलते हैं फर्दर क्वेश्चंस। अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, 2 दिन और मज़ीद न्यूमेरिकल्स करते हैं। कल हम थोड़े से मुश्किल सवाल करेंगे एसोसिएट्स वाले। ठीक है? आप लोगों ने एक काम करना है, आप लोगों ने जाके अपना फॉर्मेट जो है उसको अच्छी तरह करना है, और कोशिश कीजिएगा एज अ होमवर्क, जैसे कहिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये 3 सवाल एज अ होमवर्क करके आइएगा। न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये होमवर्क है, ग्रुप पे मैसेज कर देना। ये यार तू मेंटली कहाँ पे होता है? जब मैं एक टेस्ट की बात कर रहा था, यू वर देयर मेंटली। कहाँ मैंने टेस्ट के बारे में क्या कहा? कल ले लूँ टेस्ट? दे दोगे टेस्ट? तेरे 2 नंबर नहीं आने टेस्ट में कल। हेलो और टोपी ला, तेन हवा लगे, तेरी सारी हवा ना ब्लॉक हो गई है सज्जे खब्बियों। ले लूँ कल टेस्ट? ले लेता हूँ। और नहीं, इसके सर को हवा नहीं लग रही बेचारे को। तो होमवर्क क्या है? एक करके आने हैं, जिससे ना किया उसको फिर कल पकड़ लेना यहाँ पर, उसको बाहर खड़ा कर देना। ठीक है? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।